हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। सारे टीचिंग जो मेथड्स हैं, किन किन मेथड्स का आप यूज़ करोगे पढ़ाते टाइम बच्चों को, तो वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाला लेक्चर। कोई भी मेथड जो है आपका छूटने वाला यहाँ पे नहीं है। इस क्लास को करने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली किसके लिए, टीचिंग जो मेथड्स हैं उनके लिए। और मैंने टीचिंग एड्स और एवेल्युएशन भी कराया हुआ है, जिसमें कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से 101% आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अपनी जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में हमारे 13-14 लेक्चर्स हो चुके हैं, जो कि स्पेशल एम्फोसिस हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आईसीटी की, तो आईसीटी कंप्लीट आईसीटी हो चुका है, जिसमें एक वीडियो है जिसमें कि कंप्लीट आईसीटी इन वन वीडियो ऐसे करके कुछ वीडियो है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जनरल हिंदी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जनरल इंग्लिश में हमारा सिर्फ आर्टिकल वाला टॉपिक हुआ है। तो चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं मेथड्स को। तो हमारे जो टीचिंग मतलब कि जो मेथड्स होती हैं ना, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज है? एक तो हमारी टीचर सेंटर्ड मेथड है, जो कि आप टीचर हो, है ना, आप पढ़ाओगे बच्चों को, तो आपसे रिलेटेड मेथड्स जो हैं, जो बिल्कुल टीचर सेंटर्ड हैं, टीचर ओरिएंटेड मेथड है। कौन से हैं? लेक्चर मेथड है, जिसमें कि टीचर ही डोमिनेंट होता है, टीचर का ही मेन रोल होता है लेक्चर में। उसके बाद दूसरा मेथड है आपका लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी। तीसरा मेथड है टीम टीचिंग। फिर है टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति, इसमें बच्चे का तो कोई रोल है ही नहीं, टीचर को ही करना है सब कुछ। रिव्यू स्ट्रेटजी, वो भी टीचर ही करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ मिक्स्ड मेथड हैं, जो कि टीचर सेंटर्ड भी हैं और लर्नर सेंटर्ड भी हैं। तो पहले हम लर्नर सेंटर्ड मेथड को देख लेते हैं। वो क्या होंगे? जैसे कि असाइनमेंट आप बच्चों को ही लिखनी हो, तो टीचर्स थोड़ी लिखेगा असाइनमेंट को, ठीक है जी। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो कि स्किनर ने भी बात की थी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे हम इसके बारे में भी। उसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, ठीक है जी। उसके बाद हमारा इंटरेक्टिव वीडियोज़ हैं, ओपन लर्निंग है, सिमुलेशन है, और उसके बाद ह्यूरिस्टिक मेथड है, डिस्कवरी मेथड है। ये सब कौन सी हैं? हमारी ये लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं। पूछा जा सकता है कौन सी लर्नर सेंटर्ड मेथड है, कौन सा हमारा मिक्स्ड मेथड है, कौन सा हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड है। पहला बेसिक क्वेश्चन तो यहीं से हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मिक्स्ड मेथड की, तो मिक्स्ड मेथड कौन सा हो जाएगा अपना? एक तो हमारा ग्रुप डिस्कशन है। कौन सा है जी? ग्रुप डिस्कशन है। उसके बाद सेमिनार है, पैनल डिस्कशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो कि टीचर सेंटर्ड भी है और हमारा लर्नर सेंटर्ड भी है। प्रोजेक्ट मेथड है जी, ट्यूटोरियल है। उसके बाद हमारा केस स्टडी हो जाएगा, रोल प्लेइंग है, और हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो चलिए अब ये मेथड्स करने से पहले आपको थोड़ा सा अच्छा सा ओवरव्यू देती हूँ मैं। पहले तो आप ये सोच रहे होगे कि पता नहीं है मैडम कहाँ से लेके आई है टीचर सेंटर्ड मेथड, ये लर्निंग सेंटर्ड है ना, अजीब सा लग रहा होगा। अब आपको थोड़ा अपनापन सा लगेगा, देखना अब आपको मजा आएगा। यही आप चाह रहे थे कि ये वाले मेथड्स हम पढ़ें, चलिए इनको देख लेते हैं एक बार। तो जो टीचिंग मेथड है, इसमें देखो आपका प्रश्नोत्तर जो क्वेश्चनियर जो आपकी मेथड है, प्रश्नोत्तर विधि जो है, इसकी यहाँ पे बात की गई है, जिसके कि 3 सोपान हैं। पहला है कि आपका देखो, आपको पहले तो ये याद रखना है ये जो मेथड है वो दिया किसने है ना। फिर उसका जो मेन की पॉइंट्स है वो आपको याद कर लेने हैं, बस इनफ है, इतना ही। तो आपका जो प्रश्नोत्तरी जो क्वेश्चनियर मेथड है, उसमें क्या है, पर्सन का आप पहले तो आप निर्माण करोगे। अगर आप टीचर हो, ठीक है, बच्चों को आपने क्वेश्चनियर मेथड से पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? पर्सन का निर्माण करोगे। सबसे पहले तो आपको पर्सन डिज़ाइन करना आना चाहिए। उसके बाद पर्सन का प्रस्तुतिकरण। उसके बाद ठीक है, पर्सन तो आपने डिज़ाइन कर लिया, अच्छे से ऑप्शन भी सेट कर लिए, उसको प्रेजेंट कैसे करोगे बच्चों के सामने? अगला कहता है कि विद्यार्थियों के माध्यम से नवीन ज्ञान। अब क्या है, कुछ जो इनोवेटिव है, जो कि स्टूडेंट ओरिएंटेड है, स्टूडेंट ने कुछ बताया, उसको भी तो ऐड ऑन आपने करना है। उसके बाद आगमन विधि और निगमन विधि, ये 2 इंपॉर्टेंट विधि हमारी आ जाती हैं। तो जो आगमन विधि होती है, उसमें हम चलते हैं उदाहरण से, किसकी तरफ? उदाहरण से चलते हैं नियम की तरफ, और निगमन में चलते हैं नियम से उदाहरण की तरफ। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, वैसे तो आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही अगर आपने बीएड करी है तो आपको इजीली आप ये जो शब्द हैं वो आपके माइंड में चले गए होंगे। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जिनको नहीं पता। जो आगमन मेथड होती है, उसमें उदाहरण, आप बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे तो आपने सबसे पहले उसका एग्जाम्पल देना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, देखो
उदाहरण में क्या करोगे आप? तो आगमन, जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, किसी आगमन मेथड से पढ़ाऊँगी, तो मैं बोलूँगी कि अच्छा जी, ये क्या है मेरे हाथ में? ये एक पेन है जी, ठीक है। आपका नाम क्या है? आपका नाम जैसे कि सोनिया है, पिंकी है, मोनू है ना? टिंकू है। ठीक है, फिर मैं कहूँगी अच्छा आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, है ना? आप हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, कहाँ से हो, है ना? तो फिर मैं कहूँगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये होता है हमारा आगमन मेथड, जिसमें आप उदाहरण से नियम की तरफ चलते हो। उसके बाद जो निगमन मेथड होता है, निगमन में आप नियम से उदाहरण की तरफ चलते हो। किसमें? नियम से। पहले आप बताओगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, उसके बाद फिर आप उसका एग्जाम्पल दोगे। तो ये दो मेथड होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद कर लेने, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारा आगमन मेथड है वो किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। और बात करी थी फ्रांसिस बेकन ने भी इसके ऊपर। जो ये दोनों मेथड है ना, आगमन और निगमन मेथड, ये जो दोनों सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे पाणिनि ने। पाणिनि तो आपको पता है कौन है, और हमने पढ़ा भी है जनरल अवेयरनेस में इसको। तो ठीक है, पाणिनि ने इसकी बात करी थी। उसके बाद हमारा जो निगमन मेथड है, आगमन से पहले क्या आया था? निगमन आया था। अब जैसे कि आप टीचर हो, है ना? तो आप टीचर, जैसा नहीं कि आप हो टीचर हो, है ना, बनने वाले भावी अध्यापक हो। तो देखो, आप अध्यापक हो, आप बच्चों को क्या करोगे? टीच करोगे। तो टीचिंग के दौरान ये जो दो मेथड होते हैं, आगमन और निगमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कि वो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, आगमन से पढ़ाओगे या निगमन से पढ़ाओगे। उसके बाद हम देख लेते हैं किंडरगार्टन विधि। ये भी आपने बहुत सुनी होगी, है ना? ये फ्रॉबेल ने दी थी सबसे पहले। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो मेथड है वो फ्रॉबेल ने दिया है। तो दिया है किंडरगार्टन। इसमें क्या बात करी है इन्होंने कि सबसे पहले 2 से 7 साल के बच्चों के लिए इन्होंने ये मेथड दिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, संशोधन कर दिया। अब इसमें क्या कहा, 3.5 से पहले के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी विधि है उतनी ही कारागार होगी। उसके बाद हमारी मॉन्टेसरी विधि, सब ने सुनी होगी इसके बारे में, तो ना किसने दी थी? मारिया मॉन्टेसरी ने इसको दिया था। कब दिया था भाई? 20वीं जो हमारी शताब्दी है उसमें इसने इस मेथड को दिया था। और जो किल पैट्रिक था उसने इनकी मेथड जो है उसकी आलोचना करी है। बस आपका इतना जानना ही ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, एग्ज़ाम में इनसे हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जो हम एमसीक्यू लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, उससे तो आपका जो पढ़ा हुआ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारी खेल विधि। खेल विधि कहती है कि बच्चों को ना खेल खेल के माध्यम से सिखाओ। अब बच्चों के जब आप खेल खेल से सिखाओगे ना, तो बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। तो जो खेल विधि है वो सबसे पहले किसने दी थी? हेनरी कार्डवेल कुक ने दी थी। उसके बाद डाल्टन जो विधि है वो किसने दी थी? हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी। किसने दी थी जी? हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी। अब जो ये हेनरी पार्कहर्स्ट है, ये क्या करती है? देखो, ये क्या करती है, औपचारिक जो शिक्षा, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, जो कि स्कूल में जाके एजुकेशन प्राप्त करना, उसका ये विरोध करती है। और ये कहती है कि जो टाइम टेबल आप बच्चों को बताते हो ना, ये क्लास इस टाइम, मतलब कि ये इस क्लास का टाइम है, ये दूसरी क्लास का टाइम है, तो जो टाइम टेबल है उसका भी इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने कहा कि बच्चों को खाली छोड़ दो, कोऑपरेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाओ। उसके बाद पर्यटन विधि जो है वो पेस्टोलॉजी ने दी थी। उसके बाद खोज विधि जो है ये किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। उसके बाद हमारी मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि भी कहते हैं, किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी, नहीं सॉरी, ये दी थी आर्सबर्ग ने दी थी। किसने दी थी? आर्सबर्ग ने दी थी। उसके बाद हमारी जो समस्या समाधान विधि है वो किसने दी थी? प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वो कब आया था? प्रयोजनावाद के विचारधारा के फलस्वरूप ये माना जाता है, जो हमारी प्रैग्मेटिज्म आई थी। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड जो है, ये भी जो विलियम हेनरिक किलपैट्रिक ने ही इसको दिया था। ये हमने 12 मेथड्स किए हैं, जो हमारे टीचिंग ये जो मेथड हैं ये 12 किए हैं, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये वाले। उसके बाद वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि किसने दी है? गुडवार तथा स्केट्स ने दी है। मूल्यांकन विधि किसने दी है? राइस ने दी है, जो हम इवैल्यूएशन पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद है जो हमारी ये सूक्ष्म शिक्षण विधि, ये बोलते हैं इसको टीम टीचिंग मेथड जो है, सूक्ष्म नहीं, ये सूक्ष्म शिक्षण विधि माइक्रो टीचिंग जो है वो एलन ने दी है। उसके बाद जो है पारदेशिक विधि किसने दिए हैं? पारदेशिक विधि जो है ये हर्बर्टसन ने दी है।
किसके लिए दिए स्पेशल? जो भूगोल है उसके विषय को पढ़ाने के लिए इन्होंने पारदर्शिक विधि का दिया था, इसका इंट्रोड्यूस करना था। इकाई मेथड सबने पढ़ी होगी इसको, तो मॉरिसन ने दिया था इसको। वेनेटिका विधि जो है वो किसने दी थी? कार्लस्टन वाशबर्न ने इसको सबसे पहले दिया था। इसने बोला कि सबसे पहले ना बच्चों का हमने टेस्ट लेना है, उसको कितना आता है उसका इवैल्यूएशन करना, और बच्चे ना खुद का भी इवैल्यूएशन करते हैं, भाई मुझे कितना आता है। तो ये जो मेथड था वो वेनेटिका ने दिया था, इसको बोलते हैं वेनेटिका मेथड। ब्रेल लिपि, जो कि पता है जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है ब्रेल लिपि, और सबसे पहले किसने दी थी? लुई ब्रेल ने ही इसको दिया था। जो हमारी प्रक्रिया विधि होती है वो कमेनियस ने दी थी। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी ने दी थी, और समाज मीतीय जो विधि होती है वो किसने दी थी? मोरेनो ने दी थी। इसमें जो मोरेनो समाज वित्तीय विधि किसने दी थी? मोरेनो ने दी थी। और इसमें क्या कहा गया था कि ये देखना है कि बच्चे जो है कितने बच्चे हैं उसको पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में एक पिंकी नाम की लड़की है, तो आपने ना सबसे ये देखना है कि उस पिंकी को कितने बच्चे पसंद करते हैं, कितने नापसंद करते हैं। ये होता है समाज मीतीय विधि। उसके बाद है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जो है वो स्किनर ने दिया था। ये थी हमारी कुछ विधियाँ। उसके बाद लगे हाथ हम थोड़ा शिक्षण सूत्र भी देख लेते हैं। शिक्षण सूत्र में क्या होता है? कहते हैं कि सरल से जटिल की तरफ जब आप बच्चों को सिखाओगे पढ़ाओगे तो आपको सबसे पहले जो इजी चीज़ें होती हैं वो बच्चों को सिखानी है। उसके बाद आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ों पे आना है। अब सबसे पहले अगर आप जटिल चीज़ों को पढ़ाने लग जाओगे तो बच्चे पहले ही बोर हो जाएंगे, पहले ही सुस्त हो जाएंगे, तो बच्चे आगे तो क्या ही पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले बच्चों का इंटरेस्ट आपको डेवलप करना है। उसके बाद अगर बात करूँ तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ। ज्ञात होता है कि जो चीज़ें बच्चे को आती है सबसे पहले आपको वो चीज़ें पढ़ानी है, उसके बाद वो चीज़ें पढ़ानी है जो उनको नहीं आती है। अगला कहता है कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। पहले बच्चों को मोटा मोटा बता दो। अगर आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप उस चैप्टर नंबर 3 में है क्या उसको मोटा मोटा बताओ, फिर आप बिल्कुल डिटेल से चलो। उसके बाद पूर्ण से अंश की तरफ यही बात करती है। पहले पूरा उसको मतलब कि उसने बोला है पूर्ण से अंश ने कि पहले तो आप जो चैप्टर नंबर 3 है उसको पूरा का पूरा पढ़ा दो, उसके बाद उसको टुकड़ों में पढ़ाओ। उसके बाद कहते हैं अनिश्चित से निश्चित की तरफ। पहले तो आप बिल्कुल आपको सिलेबस का ओवरव्यू देना है, उसके बाद निश्चित मतलब कि बिल्कुल चलना है प्रॉपर सिलेबस वाइज, जो भी आपका पहला टॉपिक है फिर दूसरा है। इसका अपोजिट भी होता है, पहले निश्चित फिर अनिश्चित की तरफ जाते हो। अब अप्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष जो चीज़ें आपके सामने आंखों के सामने है वो चीज़ें आप पहले बच्चों को पढ़ाओगे, उसके बाद अप्रत्यक्ष मतलब कि इमेजिनेशन की तरफ लेके जाओगे। उसके बाद कहते हैं वशिष्ठ से सामान्य की तरफ। वशिष्ठ होता है कि पहले आप स्पेसिफिक चीज़ें सिखाओगे बच्चों को, फिर सामान्य की तरफ जाओगे। ये यहाँ पे बात करें, पता किसकी बात करें? ये आगमन और निगमन विधि की यहाँ पे बात करें जो हम पढ़ के आए हैं। जो आगमन विधि होती है, आगमन विधि क्या होती है? आप आगमन में उदाहरण देते हो पहले, उसके बाद नियम पे चलते हो। आगमन में होता है हमारा वशिष्ठ से सामान्य की तरफ, क्योंकि एग्जाम्पल तो सबके अलग अलग होते हैं ना। अब मेरा एग्जाम्पल कुछ है, आपका एग्जाम्पल कुछ है, दूसरे बंदे का एग्जाम्पल कुछ है, तो आगमन जो विधि होती है उसमें हम चलते हैं विशिष्ट से सामान्य की तरफ। अगर मैं निगमन की बात करूँ तो निगमन में क्या हो जाएगा? आप चलोगे सामान्य से वशिष्ठ की तरफ। यार सॉरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि आगमन और निगमन जो है आगमन मेथड में विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाया जाता है, सामान्य से वशिष्ठ की तरफ जाया जाता है। जब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगी तो आप इजीली रिकॉल मतलब कि उसको समझ पाओगे। उसके बाद अगर मैं निगमन की बात करूँ तो निगमन में क्या होता है? सामान्य से आप जाते हो किसकी तरफ? विशिष्ट की तरफ। सामान्य से वशिष्ठ की तरफ जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि जो नियम होते हैं वो तो सामान्य, सबके लिए रूल तो सेम है ना, रूल में तो कोई हेरा फेरी नहीं है। तो आप पहले क्या करोगे? आप पहले सामान्य की तरफ जाओगे, उसके बाद आप विशिष्ट की तरफ जाओगे, क्योंकि विशिष्ट तो एग्जाम्पल होते हैं। आप हर किसी के एग्जाम्पल जो है वो अलग अलग होते हैं। तो ये था आपका क्या था? ये आपका शिक्षण के सूत्र। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने फाइनली जो दिए गए हैं मेथड, उनकी तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है? जो कि टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसमें क्या होता है? आपने बच्चों को लेक्चर देना है, ठीक है, लेक्चर दे दिया, और इसमें जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे? वो पैसिव सुनते रहेंगे। अब जैसे जो हमारी क्लास होती है उसमें मैं लेक्चर ही तो दे रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप क्या पैसिव हो इसमें। तो मैं आपको पैसिव नहीं रखती है ना, आपको इंगेज करने की कोशिश करती हूँ कि आप भी साथ के साथ कुछ ना कुछ बोले, है ना। तो यही होता है लेक्चर मेथड। इसमें क्या होता है? देखो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो
कुछ स्थितियों में जैसे कि जो बड़ी-बड़ी संख्या में जो दर्शक होते हैं, उसमें दुर्लभ शिक्षण संसाधन व समय संसाधन की कमी में व्याख्यान देना एकमात्र हमारा विकल्प हो जाता है। जैसे कि हमारे टाइम की कमी है ना? टाइम की कमी है और या फिर हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है इतने ज़्यादा, तो उसमें हमारे पास सिर्फ़ एकमात्र जो विकल्प बचता है, वो हमारा लेक्चर मेथड का बचता है। उसके बाद अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ, तो हायर एजुकेशन में जो लेक्चर मेथड है, वही होता है मेनली। अब जो लेक्चर मेथड है उसको प्रभावी बनाने के लिए 3 जो कारक है वो बहुत मेन हो जाते हैं। कौन-कौन से? तैयारी करना। अब जो लेक्चर मेथड है उसकी सबसे पहले जो हमने लेक्चर देना है उसकी हमने तैयारी भी तो करनी है, प्रिपेयर भी तो उसको करना है। उसके बाद आती है प्रस्तुति, हमने उस लेक्चर को प्रेज़ेंट कैसे करना है। उसके बाद जैसे मैं हूँ, मैंने लेक्चर को तैयार किया, उसके बाद अब मैं आपके सामने क्या कर रही हूँ, लेक्चर को प्रेज़ेंट कर रही हूँ। उसके बाद इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन तो आप लोग करोगे, है ना? कि कैसा पढ़ाया है, किस हिसाब से पढ़ाया, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, मैडम इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना? तो वो होता है। उसके बाद व्याख्यान विधि के यहाँ पे लाभ लिखे हुए, यहाँ पे हानियाँ लिखी हुई हैं, तो देख लीजिए इसकी एडवांटेज क्या होती है। बहुत सरल होती है, संक्षिप्त अपना लेक्चर दिया, अपना बात खत्म। आकर्षक भी होती है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में बहुत से बच्चों को एंगेज इसमें किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो लेक्चर को सुन के साथ में अपने नोट्स भी बना लेते हैं। जैसे अब कुछ स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे होंगे जो उनको इम्पोर्टेंट लग रहा है साथ के साथ। अब क्या होता है, आप जैसे कि क्लास में जाते हो, आपकी स्कूलिंग के टाइम में, कॉलेज के टाइम में आप क्या करते हो, आप क्या करते थे, जो आपका टीचर है वो आपको लेक्चर दे रहा है, आप साथ के साथ उसको लिखते रहते थे। और फिर कुछ बच्चे हैं जो नहीं लिखते थे। अब वो उनको ना डर होता था कहीं टीचर हमें टोक ना दे कि तुम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास तो कॉपी पेन था ही नहीं, आप लिखते भी कैसे। फिर आप क्या करोगे, एक अपने किसी फ्रेंड से एक पेज को मांग के, भाई एक पेज दे दिया ना, और उससे पेन मांग के अपना लिखने की एक्टिंग करते थे। याद आया कुछ ना? ठीक है। उसके बाद है इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो छात्र है, स्टूडेंट है, वो पैसिव होता है, बस वो सुनता रहता है। इसमें क्या होता है, जो टू वे कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता। टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, जैसे आप टीचर हो, आप भी साथ में बच्चों से बात करो और बच्चे भी आपसे बात करें, तो वो टू वे हो जाता है। तो इसमें जब बच्चे पैसिव है तो टू वे तो होगा ही नहीं, ये इसकी कमी हो जाती है। अगर मैं कमी की बात करूँ तो इसमें ना जो कई बच्चे हैं वो थोड़ा नीरस फील करते हैं, स्ट्रेसफुल फील करते हैं, उनको नींद आ जाती है क्योंकि उनकी तो सुनी नहीं जा रही। उसके बाद है लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी। अब लेक्चर मेथड से थोड़ी इम्प्रूव्ड मेथड है। इसमें बच्चों को लेक्चर भी दे रहे हो, साथ में डेमोन्स्ट्रेटेड कुछ दिखा भी रहे हो। जैसे कि आप चार्ट दिखा रहे हो, आपने प्रोजेक्टर पे कुछ दिखाया है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ाने के साथ साथ आप डेमोन्स्ट्रेट भी करते हो। इसके माध्यम से बच्चे क्या है, प्रश्न भी पूछेंगे आपसे, और ये ज़्यादा थोड़ा अच्छा रहता है लेक्चर से। अब बात करें तो टीम टीचिंग मेथड की। टीम टीचिंग में क्या होता है, जैसे कि नाम में लिखा हुआ कि टीम टीचिंग, आपको टीम में टीचिंग करनी है। अब जैसे कि 4-5 जो टीचर हैं वो मिलके पढ़ा रहे हैं साथ में, तो ये टीम टीचिंग हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे 2 या 3 शिक्षक कक्षा में एक ही टाइम पे अपने अपने विषयों को ज्ञान प्रदान करते हैं। अपना अपना जो उनका सब्जेक्ट है, जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज है, तो वो अपने अपने सब्जेक्ट का नॉलेज देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर लाभ की बात करें तो ये लाभ और ये हानियाँ हैं, आप इनको पढ़ लेना, ऐसे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, आपको पता ही है, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। अब मोदी जी की मन की बात याद आया कुछ, है ना? वो टीवी के माध्यम से ही तो बच्चों को सुनाई जा रही थी। ठीक है जी। अब ये टेलीविज़न प्रस्तुत जो है, रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति से बेहतर थोड़ा हो जाता है। इसमें क्या है, शिक्षण को अच्छे तरीके से समझाया जाता है, अच्छे से वो समझ पाते हैं क्योंकि उनको दिख भी रहा है, उनको सुन भी रहा है, इसीलिए। अब ये लाभ हैं और ये हानियाँ हैं। इसमें सीमाएँ जो हैं, जैसे कि जो टेलीविज़न है उसकी थोड़ी हानियाँ, डिमेरिट हो जाती है कि इसमें भी टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वो बच्चा टीवी देख रहा है तो सिर्फ जो कि मोदी जी के मन की बात वो सुन ही रहा है, वो अपने मन की बात तो नहीं कह पा रहा। ठीक है। उसके बाद जो टेलीकास्ट पीरियड है, वो किस टाइम वो आ रहा है, वो उसमें भी थोड़ा सा गैप हो जाता है। आया कब है, देख आप कब रहे हो, है ना? ये हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद रिव्यू स्ट्रेटजी में क्या होता है, रिव्यू जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रिव्यू करना है। रिव्यू किस चीज़ का रिव्यू करना है, कि आपने कितना तो पढ़ा लिया है, कितना हो चुका है सिलेबस, और क्या क्या आपका सिलेबस शेष बचा हुआ है, आपके पढ़ाने में कौन कौन सी एरर्स हैं। ठीक है, आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, आपने आपने
क्या करना, कौन सा टेस्ट लेना, कौन सा बचा हुआ है ना, और कौन सा जो आपका टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इस टाइप से आपने रिव्यू करना है जो आपका हो चुका है। इसमें क्या है, जो व्याख्यान विधि जो कि आपने लेक्चर दिया, जो डिस्कशन है और जो आपकी टीम टीचिंग है, उन सारे विधियों के ये जो पुनर्अवलोकन है, जो कि रिव्यू है, उस पुनर्अवलोकन उनको दोबारा देखना ही क्या कहलाता है, रिव्यू स्ट्रेटेजी कहलाता है। अब होता है जैसे कि क्वेश्चन आंसर मेथड। इस क्वेश्चन आंसर मेथड में क्या होता है कि जैसे क्विज है, फॉर एग्जांपल क्विज आप मान के चल सकते हो। इसके क्या होते हैं, ये सुक्रांति विधि होती है। सुक्रांति का यहाँ पे मतलब है, सुक्रांत जी ने इसको दिया था क्वेश्चन आंसर मेथड को। इसके 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जब आप, मैंने बताया था पीछे भी, आप जब आप क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे, आप इस मेथड में क्या होगा कि पहले आपको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना आना चाहिए कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। उसके बाद उनको प्रेजेंट करना आना चाहिए एवं छात्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान देना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मनोवैज्ञानिक मतलब कि साइकोलॉजिकल जो सिद्धांत है उन पर ही आधारित होती है। अब प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं। अब जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक्टिव हो जाते हैं। अब क्लास में जैसे बच्चे बैठे हुए हैं ना, अगर आप क्वेश्चन पूछने लगे तो सब के सब बच्चे ना वो कहाँ पे, उनकी उनकी नज़रें कहाँ पे होंगी, उनकी नज़रें ना नीचे होंगी। वो आप टीचर से वो इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। उनको लगेगा कहीं टीचर को लगे ये तो देख रहे हैं मुझे, इसी से पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। होता है कि ऐसा नहीं होता है? तो इसमें जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नींद वींद का उनका तो काम ही नहीं होता, नींद तो उनकी दूर दूर भाग जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इससे क्या होता है, छात्रों के ज्ञान का जो इवैल्यूएशन है वो भी हम आराम से कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड में क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उस प्रॉब्लम को अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से कहोगे कि ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ आइडियाज़ दो, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी के सभी बच्चे अपने अपने आइडियाज़ रखेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपको जो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आइडिया लगता है आप उसको रख लोगे और सारों को रिजेक्ट कर दोगे ना। तो फिर इसमें क्या होता है, जब इस तरह आप इस तरह का मेथड जब आप यूज़ करते हो तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उनकी ना क्या बोलते हैं उसको, जो इमेजिनेशन पावर है, चिंतन करने की शक्ति है, कॉग्निटिव पावर है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है इस मेथड से। तो इसके कुछ लाभ दिए गए, इसकी कुछ हानियाँ दी गई हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है रोल प्लेइंग मेथड में क्या होता है, जैसे कि रोल आपको, जैसे कि ये नाटक वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये लाभ है, ये हानियाँ हैं। उसके बाद आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो कि स्किनर ने भी इसकी कुछ कुछ बात करी है। इसमें क्या होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के लिए एक मानक शब्द है, मतलब कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है। इसमें क्या किया जाता है, देखो इसमें शिक्षार्थी प्रत्येक चरण के बाद, मतलब कि प्रत्येक स्टेप के बाद स्टूडेंट को फीडबैक मिल जाता है तुरंत। अब देखो इसमें ना एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी क्या होता है इसमें। अब जैसे कि कंप्यूटर है, जैसे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में एक क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा इसको खुद से। एक क्वेश्चन है, उसके दिए गए हैं, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। ऑप्शन इसका कौन सा, चौथा ठीक है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन टिक कर दिया तो वो आगे जाएगा ही नहीं। जब तक आप उस क्वेश्चन का सही आंसर टिक नहीं करोगे तो वो आगे मूव ही नहीं करेगा। फिर आपने दूसरा टिक कर दिया, ठीक है, फिर भी वो आगे नहीं जाएगा क्योंकि आंसर तो चौथा ठीक है उसका। फिर आपने तीसरा टिक किया, फिर भी नहीं जाएगा। फिर आपने चौथा टिक किया ना, तो फिर वहाँ पे दिखाएगा जी करेक्ट आंसर, उसके बाद उसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन, फिर वो आगे लेके जाएगा आपको। तो ये होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। आपको फीडबैक भी तुरंत ही मिल जाती है। ये इसके लाभ हैं, ये इसकी हानियाँ हैं। इसमें क्या होता है, हानि देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो बच्चा है वो बोर फील करने लग जाता है, उसकी मोटिवेशन कम हो जाती है, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन पे जब उसको 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग रही है तो उसकी मोटिवेशन तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओपन लर्निंग की, आजकल जो बहुत चली हुई है ओपन लर्निंग, इसमें क्या होता है, शिक्षण प्रदान करने की ये एक लचीली, मतलब कि फ्लैक्सिबल ये मेथड होता है। इसमें शिक्षार्थियों को सीखने के लिए मानवीय संसाधन, सामग्री, उपकरण, आवास और यहाँ तक कि कक्षा की आवश्यकताओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब क्या होता है, जब आप डिस्टेंस से एजुकेशन प्राप्त करते हो तो उसमें क्या है, आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको हॉस्टल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको रेगुलर क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती है ओपन लर्निंग में। ये आप देख लेना लाभ और इसकी हानियाँ। उसके बाद है सिमुलेशन मेथड। इसमें सिमुलेशन मेथड इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कृत्रिमिक जो आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर जो सिचुएशन है वो क्रिएट की जाती है।
जो देखो जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि पायलट की ट्रेनिंग है, उसको सबसे पहले जो पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, सबसे पहले उसको ये तो नहीं कहा जाएगा कि ये ले जहाज और उड़ा ले इसको, है ना। ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसको ना एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, जिसमें उसको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। अब जो चांद पर जाते हैं उनको भी प्रॉपर एटमॉस्फेयर ऐसा चांद वाला यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, उसके बाद ही उनको ऊपर भेजा जाता है। ऐसा होता है, तो उसको सिमुलेशन मेथड कहते हैं। ये ना स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। उसके बाद बस ये इतने ही थे हमारे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।